हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसको आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी बोल सकते हो। इसको आप न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हो। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। तो आओ बच्चों, बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया को रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या दिक्कत थी 1950 से लेकर 1991 वाली पॉलिसीज के बीच में। इन पॉलिसी में क्या दिक्कत थी और क्यों हमको नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी, आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों हमको ये जो पॉलिसी है इससे हमको नुकसान हो रहा था। 5 ईयर प्लान्स जो पॉलिसी थी उस पे हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में ध्यान दे रहे थे, है ना। कैपिटल जो सोशल सेक्टर था हमारा, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो अच्छी तरीके से काम कर भी रहा था, नहीं भी कर रहा था। ठीक है, सारा कंट्रोल सोशल सेक्टर के हाथ में था, यानी कि गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल था। गवर्नमेंट ही सारी चीजों को प्रोड्यूस कर रही थी, है ना। उसने ही कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व करके रख रखा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारा कंट्रोल था, इसलिए हमको थोड़ी सी इनएफिशिएंसी, थोड़ा सा करप्शन और बहुत सारा लॉस देखने को मिला। ठीक है, इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाए। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया। तो इसलिए 1991 में हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। और हमको क्यों करना पड़ा, यहां पे मैंने लिख रखा है वाई रिफॉर्म्स। तो हम जल्दी से इन 5-7 पॉइंट्स को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमको क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूज फाइनेंशियल डेट्स, यानी कि इंडिया बहुत ज्यादा कर्जों में था। ठीक है, अगर मैं रॉ लैंग्वेज को यूज करूं तो कर्ज में था, बहुत सारे कर्जों में था। ठीक है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा था, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज थे वो कम थे। यानी कि अगर मानो गवर्नमेंट के पास जो खर्चा है वो 500 रुपए का है और गवर्नमेंट जो अर्न कर रही है वो सिर्फ 100 रुपए अर्न कर रही है, आप ये मान के चलो। ठीक है, इसको फाइनेंशियल डेट्स भी बोल सकते हैं। इसको एक और नाम मैं दे सकता हूं, उसको बोलते हैं फिस्कल डेट्स। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। ये लगता है हमको भारी भरकम नाम, लेकिन ये भारी भरकम नहीं है। इसका मतलब है बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग्स। जैसे कि अगर मान लो एक्सपेंडिचर 500 रुपए का है और रेवेन्यू 100 रुपए का है, तो जो 400 रुपए अब हमको पैसा चाहिए वो हम बोरो ही तो करेंगे, किसी दूसरे से बोरो करेंगे और एक्सपेंडिचर को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ह्यूज फाइनेंशियल डेट्स था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा थे और रेवेन्यूज बहुत कम थे। अब एक्सपेंडिचर क्यों ज्यादा थे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट ही इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रही थी। ठीक है, हमारी जीडीपी ग्रोथ उस समय बहुत कम थी और इंडिया के ऊपर 72 बिलियन यूएसडी का लोन था। 72 बिलियन यूएस डॉलर्स का लोन था इंडिया के ऊपर। तो इसलिए हमको रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। सेकंड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसका सीधा सा मतलब होता है कि इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा थे और एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम थे। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया से जो माल बाहर जा रहा है वो तो 1000 रुपए का जा रहा है, लेकिन जो बाहर से इंडिया में माल आ रहा है वो 10,000 रुपए का माल आ रहा है। यानी कि हम बाहर को माल बेच रहे हैं, तो जो हमारी इनकम बाहर से आ रही है वो हजार यूनिट के हिसाब से आ रही है, और जो पैसा बाहर जा रहा है वो 10,000 यूनिट के हिसाब से पैसा बाहर जा रहा है। इसको इस एग्जांपल से समझो कि हम बाहर से हमारी सेल हो रही है 1000 रुपए की, लेकिन हमारा खर्चा 10,000 रुपए का हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम बाहर वालों को सामान 1000 रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन उनसे हम सामान 10,000 रुपए का खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। और इसकी भी बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गई थी। ठीक है ना,
हम लोग बहुत ज्यादा बाहर वाले लोगों को दे रहे थे और उनसे जो खरीद रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट इंपोर्ट हम कर रहे थे। ठीक है बच्चों, 1991 में हमारे पास सिर्फ 1.2 बिलियन फॉरेक्स रह गया था। 1.2 बिलियन फॉरेन करेंसी रह गई थी, जिससे हम सिर्फ 2 से 3 हफ्तों तक अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट को बाहर कंट्री से कुछ नेसेसरी प्रोडक्ट्स मंगाने होते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है ना, ग्रेन हो गया, तो इनको मंगाने के लिए हमको फॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए, जिससे हम डॉलर में ऑयल को और ग्रेन को खरीद सके। अगर हमारे पास ये ही नहीं बना, फॉरेक्स ही नहीं होंगे, तो हम ऑयल एंड ग्रेन को कैसे खरीदेंगे। और हमारे पास इतना कम फॉरेन एक्सचेंज बच गया था कि अब हम सिर्फ 2 और 3 वीक्स तक ही बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सोचो कितनी गलत कंडीशन आ गई थी उस समय, और इसलिए हमको रिफॉर्म्स को लेकर आना पड़ा। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, करीबन 17% इन्फ्लेशन हो गई थी उस समय। अब इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है, अगर मान लो आप बर्गर खाते हो, तो आप 100 रुपए का बर्गर खाते इस साल, लेकिन वो बर्गर ही अगले साल, अगर इन्फ्लेशन 17% होगी, तो अगले साल जो बर्गर होगा वो 117 रुपीज का मिलेगा आपको, 100 रुपए का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है। जिस चीज के लिए आप पहले कम रुपए देते थे, अब उस चीज के लिए आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, गुड्स क्या हो गए, कॉस्टलियर हो गए, महंगे हो गए गुड्स। और अगर गुड्स महंगे हो गए, तो हमको पता है, अगर प्राइजेस हाई हो गई, तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अब अगर मान लो किसी शॉप पे आप 100 रुपीज का बर्गर खाते हैं और उस बर्गर की कॉस्ट 117 हो जाए या 120 हो जाए, तो आप क्या करोगे, स्विच हो जाओगे किसी दूसरी शॉप पे। ठीक है, या फिर आप बर्गर जब एक वीक में आप बर्गर 2 बार खाते हो, तब आप एक वीक में बर्गर सिर्फ 1 बार खाओगे। तो क्या हो रहा है, आपकी डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। और प्रोडक्शन कम होगा तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन एक रीजन था जिसकी वजह से हमको रिफॉर्म्स को लेकर आना पड़ा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, वैल्यू ऑफ रूपी फॉल डाउन। अब देखो, जब प्राइसेस इतने बढ़ गए, डिमांड घट गई, प्रोडक्शन भी इतना कम हो गया, तो अब हमको क्या करना पड़ा, फॉरेन से ही सब चीज मंगानी पड़ी। अब सोचो, प्रोडक्शन इतना कम हो गया, तो कुछ भी हमको चाहिए था, बेसिक गुड्स थे, जो भी बेसिक गुड्स थे, अब हमको बाहर से मंगाना पड़ा। और क्योंकि हमको बाहर से मंगाना पड़ा, इसलिए जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो बढ़ने लग गई। और जैसे ही डिमांड फॉरेन करेंसी की बढ़ने लग गई, जो इंडियन रुपी है वो क्या हो गया, फॉल हो गया। इंडियन रुपी फॉल हो गया क्योंकि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। फॉरेन एक्सचेंज और कुछ भी नहीं है, फॉरेन करेंसी है। जैसे हमारे हाथ में रुपी होता है, वैसे ही हमारे हाथ में डॉलर होता है। ठीक है, डॉलर या फिर आप यूरो बोल लो, कोई सी भी करेंसी बोल लो, फॉरेन की करेंसी यानी कि फॉरेक्स। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वैल्यू ऑफ रुपी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है ना वो बढ़ गई। अब सोचो, हमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे, अच्छा तुमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, ठीक है, अब हम फॉरेन एक्सचेंज को महंगा कर देते हैं। महंगा कर दोगे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा, रुपी कम हो जाएगा। ये आपका एक चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज। उसमें आपको जब मैं ये समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अभी तक के लिए ये याद कर लो कि रुपी की जो वैल्यू थी वो फॉल हो गई थी, इस वजह से हमको रिफॉर्म्स को लाना पड़ा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट का सेक्टर था, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी, वो लॉस मेकिंग थी और बहुत ज्यादा करप्शन को सह रही थी। ठीक है, आपको पता है जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो वेलफेयर के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा वेलफेयर के लिए काम करता है। और अब गवर्नमेंट ने इतना वेलफेयर कर दिया, ठीक है, कि अब उसको, है ना, उसमें इनोवेशन कुछ नहीं रहा, उसमें, है ना, क्या बोलते हैं, इतनी ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी कि अब गवर्नमेंट के पास खुद के पास कुछ नहीं रहा, है ना। इतनी सब्सिडी दे दी, इतना सपोर्ट करा, इतना इन्वेस्टमेंट किया कि लॉस मेकिंग होने लग गए। ठीक है, कुछ ज्यादा ही ओवर रेगुलेटेड थे, यहां पे ओवर स्टाफ था। ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी। ठीक है,
तो बहुत सारी दिक्कतें पब्लिक सेक्टर के अंदर आने लग गई। इस वजह से हमको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ा, इंडिया में लाना पड़ा और अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा। ठीक है, 6th पॉइंट है लाइसेंस राज। क्योंकि लाइसेंस राज इतना ज्यादा हो गया था, कंट्रोल इतना ज्यादा हो गया था, ठीक है, कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ढंग से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप सोचो, अब आपको इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना है, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ रही थी। डाइवर्सिफिकेशन करना है, उसके लिए भी इंडस्ट्री की है ना लाइसेंस की जरूरत पड़ रही थी। तो जब हर चीज के लिए ही लाइसेंस 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 परमिशन चाहिए होती थी, तो क्या था, इनोवेशन बहुत कम था। क्योंकि मैं बिजनेस पे ध्यान लगाऊंगा, है ना, इनोवेशन पे ध्यान लगाऊंगा, या फिर मैं परमिशन की लाइन में खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा परमिशंस लेनी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स यानी गुड्स की जो क्वालिटी है ना वो भी कम हो गई। कैसे कम हो गई? क्योंकि अब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होने लग गया कि आपको कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ भी काम करना है आप हमसे है ना जो है परमिशन लो। इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई। क्या होने लग गया? प्रोडक्टिविटी कम होने लग गई। ठीक है, तो इसलिए हमको इकोनॉमिक पॉलिसीज को और रिफॉर्म्स को अपनाना पड़ा। ये अच्छा रीजन है बच्चों। जो ये 7th रीजन है, यूएसएसआर कोलैप्स, इसको आप अपने एग्जाम्स में जरूर लिख के आना। इसके हो सकता है आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए, क्योंकि ये आपके और कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ। यूएसएसआर कोलैप्स्ड, हम जानते हैं जो आज के टाइम पे जो रशिया है वो पहले यूएसएसआर उसको बोला जाता था। ठीक है, ये इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर था, इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर था। और क्योंकि यूएसएसआर में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, बहुत ज्यादा वॉर्स चालू हुई, और इसके कारण यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। और क्योंकि वो इंडिया का मेजर ट्रेड पार्टनर था, तो जो मेजर पैसा हमारा वहां से आ रहा था, ठीक है, वो हमारा रुक गया और इंडिया किस में चला गया? डेफिसिट में चला गया, यानी कि तंगी में चला गया। ठीक है, बहुत ज्यादा कर्जों में चला गया। मैंने आपको यहां पे लिख रखा है। ठीक है बच्चों, ये जरूर आप लिख के लाना और एक बार गूगल करो इसको, एक बार गूगल जरूर कर लेना इसको, यूएसएसआर कोलैप्स। जो भी आपको मिलता है डेटा, मैं मेक श्योर करता हूं कि वो डेटा आपको सही मिलेगा ना। एक बार आप देख लेना, यूएसएसआर कोलैप्स की हिस्ट्री को देख लेना। पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा पॉइंट है। अगर आप इसको लिखोगे तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा के नंबर मिल जाए, या फिर आपकी टीचर्स आपसे इंप्रेस हो जाएं। ठीक है बच्चों, लास्ट पॉइंट है प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या हुआ, देखो जब हमारे पास इतना ज्यादा कर्जा था, देखो कितना ज्यादा हमारे पास कर्जा था, इतना ज्यादा हमारे पास लोन था, तो अब लोन था और एक्सपेंडिचर ज्यादा थे और रेवेन्यू कम थे, तो हमको कहीं ना कहीं से तो बोरो करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से तो पैसे मांग के लेकर आने पड़ेंगे। और जब आप पैसे मांग के लेकर आओगे तब कैसे मांगोगे? अब गवर्नमेंट किससे पैसा मांगेगी, आप मुझे बताओ। आप तो बैंक से मांग लोगे, जो एक पर्सन होता है वो तो बैंक से मांग ले पैसा, लेकिन गवर्नमेंट किससे मांगेगी? तो गवर्नमेंट जो पैसा मांगती है वो मांगती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ठीक है, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे जो गवर्नमेंट है वो पैसे मांगती है और पैसे मांग सकती है। ठीक है, लोन्स ले सकती है। इंडिया उस समय उनसे 7 बिलियन का लोन लेने के लिए गई, 7 बिलियन का। और उन्होंने, जो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक कंडीशन इंडिया के सामने रखी, कि हम आपको 7 बिलियन का लोन दे देंगे, है ना, उससे आप एक्सपेंडिचर करो, ठीक है, जो भी आपको काम करना है वो काम करो, लेकिन एक कंडीशन पे कि आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे, तभी हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज हम आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, इसलिए अब हम आपकी मदद करेंगे। तो इंडिया एक तरीके से उनके बंधन में, उनके बॉन्ड में आ गई, क्योंकि हमको 7 बिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए थे, हमको एक्सपेंडिचर करना था, क्योंकि हमारे पास जो इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज रह गया था वो सिर्फ 2 और 3 वीक्स का रह गया था। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि एक बार 1991 के पीरियड के बारे में पढ़ो,
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें देखो पीवी नरसिम्हा राव जो समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाने का। एक बार इनके बारे में चेक करो, आपको अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे इनके बारे में, ठीक है, कुछ नॉलेज मिलेगी आपको, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके कोर में बैठ जाए तो आप एक बार उस चीज को सर्च करो। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स, है ना, बोर्ड एग्जाम्स में अगर मैं बात करूं इसकी रिलेवेंसी क्या है इस चैप्टर की, तो ये बहुत ग्रेटली रिलेवेंसी रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कितने प्रकार के हैं और कैसे कैसे हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार इसको देख लो, इस पूरे स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हम पार्ट 2 में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू बच्चों।